जापान में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, चीन में फर्जी शिकायत करना, फर्जी जांच करना, फर्जी गवाही देना, फर्जी एफिडेविट फाइल करना जघन्य अपराध है। 10 से 20 साल की सजा होती है। और भारत में फर्जी शिकायत कर दो, फर्जी एफआईआर करवा दो, पुलिस के लोग फर्जी जांच कर लें, कोई व्यक्ति फर्जी गवाही दे ले, कुछ होता ही नहीं है। और ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारा जो है सिस्टम सड़ा हुआ है। फर्जी केस, फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही अपने आप में बहुत बड़ा धंधा है। जोधपुर हाईकोर्ट का 27 मई 2026 का संत श्री आशाराम जी बापू के केस पर आया फैसला। इस फैसले के कानूनी अपडेट्स न्यायपालिका पर सत्ता और अहंकार का प्रभाव और सत्य बनाम षड्यंत्र के विश्लेषण को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से डिकोड करेंगे। क्या हमारी कानूनी व्यवस्था में सिर्फ निर्दोष होना ही न्याय पाने की गारंटी है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना। हम शुरुआत करेंगे जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले से, फिर बात करेंगे सत्य और गहरी साजिश के टकराव की। उसके बाद हम देखेंगे कि सत्ता और अहंकार का क्या प्रभाव होता है, सिस्टम और न्यायपालिका की बेबसी क्या है, और अंत में इसके निष्कर्ष पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले की, जो 27 मई 2026 को आया। संत श्री आशाराम जी बापू के मामले में कोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से एक तरफा नहीं था, बल्कि मिला जुला रहा। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने निचली अदालत की कुछ धाराओं को तो हटा दिया, लेकिन बाकी धाराओं को बरकरार रखा और अंत में आरोपी को वापस जोधपुर जेल जाने का ही निर्देश दिया गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस फैसले को सीधे तौर पर द्वेषपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया है कि ये स्थिति साबित करती है कि सिस्टम में सिर्फ बेगुनाह होना अपने आप में काफी नहीं है। सत्य बनाम गहरी साजिश और तथ्य और सत्ता का टकराव। एक तरफ आपके पास देश के टॉप कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, बेगुनाही के एकदम पक्के सबूत और सटीक तर्क हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे वो लोग हैं जो हर हाल में आरोपी को सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं कि जब ऐसा होता है तो आपके सारे सबूत और एक्सपर्ट्स बेमानी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जजों को सच्चाई नहीं दिखती। एक जज अपनी अंतरात्मा में शायद ये जान ले कि सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है, लेकिन जब सामने इतनी विशाल और विरोधी सत्ता हो तो उनके खिलाफ फैसला सुनाने का साहस अक्सर जवाब दे जाता है। और ये सीधा जुड़ता है सत्ता और अहंकार के प्रभाव से। शुरुआत होती है एक विशाल अहंकार से, जब सत्ता में बैठे लोग खुद को अजेय समझने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो अपने हर फैसले को परम सत्य मानने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर बेगुनाह साबित हो जाए तो ये ताकतवर लोग उसे न्याय की जीत नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं। क्या कोई इंसान कभी ऐसे सिस्टम से जीत सकता है जो ऊपर से नीचे तक बस एक ही इशारे पर काम कर रहा हो? तो चलिए अब सिस्टम और न्यायपालिका की बेबसी पर बात करते हैं। पूरा का पूरा ढांचा, चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस हो, जांच एजेंसियां हो या फिर मीडिया ही क्यों न हो, ये सब के सब ऊपर से मिले बस एक इशारे पर एक साथ काम कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो आरोपी के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगता है। वकील केवल पक्ष रख सकता है, फैसला तो न्यायाधीश को ही लिखना होता है। मतलब आपके वकील कितनी भी शानदार दलीलें क्यों न दे दें, अंत में न्याय करने का वो भारी भरकम बोझ सिर्फ और सिर्फ उस एक जज के कंधों पर ही होता है। एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ है सत्य और उनकी अंतरात्मा, यानी तथ्यों के आधार पर न्याय करने का उनका नैतिक दायित्व, और दूसरी तरफ भारी बाहरी दबाव, जान का खतरा, परिवार की सुरक्षा का डर, या फिर दूसरी तरफ करोड़ों की रिश्वत, राज्यसभा की टिकट और बड़े प्रमोशन का लालच। इन एक्सट्रीम कंडीशन के बीच पूरी तरह से निष्पक्ष रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अंतिम निष्कर्ष और विचार यानी न्याय का मानवीय पहलू। एक जज आखिर में एक इंसान ही तो है, वो कोई अचूक भगवान नहीं है जिनसे कभी कोई गलती ना हो। उनके अंदर भी डर, लालच और एक आम इंसान जैसी कमजोरियां हो सकती हैं। अगर न्याय का तराजू इंसान की कमजोरियों और ताकतवर लोगों के अहंकार के बोझ तले दबा हुआ हो, तो फिर पूर्ण सत्य की जीत आखिर कैसे हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने पूरे न्याय तंत्र के काम करने के तरीके पर गहराई से सोचने को मजबूर कर देता है।